please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहां हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ठेले पर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां इलाज न मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में जंगलों में आग लग गई। वहां से श्रद्धालुओं को 20 घंटे तक मंदिर जाने से रोका गया। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक रिजॉर्ट में तेंदुए के घुसने से सनसनी मच गई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ टाले गए ऑपरेशन की मियाद और बढ़ाई जा सकती है। इसको रमजान के बाद भी आगे जारी रखने पर केंद्र सरकार विचार कर सकती है। सरकार ने जो फैसला लिया है उसके मुताबिक सुरक्षा बलों की तरफ से कोई नया ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। सरकार को यह जानकारी मिली है कि इस फैसले के लागू होने के बाद घाटी के लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है। ये एक बेहद अहम खबर भी। जम्मू कश्मीर सरकार ने यह फैसला लिया कि अब आगे भी इस तरह के फैसले को जारी रखा जा सकता है। अमित, रमजान में इस तरह से ऑपरेशन रोकने की पहल, लेकिन अब आगे किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, पहले कुछ दिनों में अभी बीते हैं और अब केंद्र सरकार का जो फैसला है उसके बाद घाटी के लोगों से और जो इनपुट मिले हैं, बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया वहां के लोगों से मिली है। हालांकि कुछ सीज फायर वॉयलेशन के इंसिडेंट हुए हैं और इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार का यही मानना है कि अगर ऐसे हालात जारी रहे, मसलन अगले 20 से 25 दिन, तो जो ये संघर्ष विराम का जो ये फैसला है, हम ये ऑपरेशन सस्पेंशन का फैसला है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ के लोगों के बीच सरकार ये संदेश देना चाहती है कि उनके हितों की पक्षधर है और अमन और शांति की पक्षधर है। शुक्रिया अमित। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर बुर्का पहने एक महिला ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसलकर प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। यह हादसा तब हुआ जब महिला प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी दौरान ट्रेन चल पड़ी और ट्रेन में चढ़ते वक्त महिला का पैर फिसल गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि काला बुर्का पहने ये महिला अपने बच्चों के साथ एक लोकल ट्रेन पकड़ने जा रही थी। उसने पहले अपने बच्चों को ट्रेन में चढ़ाया और इसके बाद वो खुद ट्रेन में चढ़ने लगी, लेकिन तभी ट्रेन के चलने से महिला का पैर फिसल गया और वो दरवाजा पकड़कर लटक गई। महिला कुछ दूर तक ट्रेन का दरवाजा पकड़कर प्लेटफॉर्म पर घसीटती चली गई, जिसके बाद वहाँ मौजूद लोगों ने भागकर महिला को ट्रेन से दूर किया और उसकी जान बचाई। हादसे के चंद मिनट बाद ही महिला सही सलामत अपने पैरों पर खड़ी हो गई। इस हादसे के बाद प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सवाल ये कि ट्रेन में चढ़ते वक्त लोग सावधानी क्यों नहीं बरतते, जबकि कई बार इस तरह के हादसे होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग सबक नहीं लेते। रेलवे प्रशासन को इस मामले में गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है, जिससे इस तरह के हादसों पर रोक लगाई जा सके। लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में महिला की जान बच गई। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक रिजॉर्ट के अंदर कमरे से एक तेंदुआ निकलकर भागने लगा। रिजॉर्ट के स्टोर रूम में छिपकर ये तेंदुआ बैठा था और वन विभाग के कर्मचारी उसे वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान तेंदुआ वहां से निकलकर बाहर की तरफ भागने लगा। तेंदुए को भागता देख वहां अफरा तफरी मच गई और फिर सब उसे पकड़ने के लिए तेंदुए के पीछे भागने लगे। इससे पहले वन विभाग के कर्मचारी बाहर खड़े होकर डंडों के जरिए तेंदुओं को बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे। जो हवाले किया गया वो बेहद पुरानी हो चुकी थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ भी नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तेल के दाम कम करने में पूरी तरह नाकाम रही है। जरूरत पड़ी तो और इस तरीके के कई कार्यक्रम, चक्का जाम, जो विरोध जैसा ट्रेन जाम हम लोग करते रहे। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार की वजह से आम आदमी महंगाई की मार झेलने को मजबूर है। सवाल यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार आखिर कब कदम उठाएगी ताकि आम आदमी को महंगाई से राहत मिल सके। केरल में फैले जानलेवा निपा वायरस के बाद हिमाचल प्रदेश के नाहन में मरे हुए 18 चमगादड़ मिलने से हड़कंप मच गया है। ये चमगादड़ एक स्कूल के पास मिले, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और इनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। जांच करने पहुंचे प्रशासन की एक टीम का कहना है कि ऐसे मामले पहले भी होते रहे, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा संख्या में चमगादड़ मरे, जिससे लोग दहशत में आ गए। प्रशासन केरल में निपा वायरस के हुई कुछ मौतों के बाद से एहतियात बरत रहा है। इस बीच केरल में निपा वायरस से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। जैसे रिपोर्ट्स आ रही है कि 10 लोग जो है वो केरला में निपा वायरस की वजह से और एनसेफेलाइटिस की वजह से उनकी डेथ होगी। तो ये स्वाभाविक था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ले। तो हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए
तो देखा कि वाकई यानी कि 10-12 बर्ड जो है वो मरे पाए गए। सैंपल्स भी इनके वेटरनरी डिपार्टमेंट ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ले लिए, और जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का फंक्शन था उसमें हमने सभी बच्चों को और टीचर साहिबान को, यहाँ के प्रिंसिपल को बैठा के सभी को सेंसिटाइज किया कि निपा वायरस क्या है और इसका अगर इन्फेक्शन होती है तो उसके बचाव क्या है। मॉर्निंग असेंबली के दौरान ये नोटिस हुआ कि कुछ बैट्स यहाँ पर मरे हुए पाए गए। इसकी सूचना तुरंत ही हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दी और साथ साथ ही पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल बर्मा पापड़ी में पहुँचा। सभी लोगों ने इस पे चिंता व्यक्त की और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर कैंपस के अंदर हमारे प्रेजेंट थे, प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी को, सभी को उन्होंने इसके बारे में जागरूक किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सड़क पर पड़े एक आदमी के शव को पास खड़े कुछ महिलाएं रोने लगी और इन महिलाओं ने आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर उनके परिवार के एक आदमी की हत्या कर दी और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मारे गए आदमी के घर वालों ने ये आरोप भी लगाया कि घटना के वक्त मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उसने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। घटना से गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया और उनके शीशे तोड़ डाले। 100 नंबर की गाड़ी काफी देर तक वहाँ पे नहीं पहुँची हरदी थाने की, तो फिर लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। धीरे धीरे करके भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गया। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने घटना में आपसी रंजिश का शक जताया और सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा भी दिया। सवाल ये कि क्या बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं है और आखिर घटनास्थल के पास पुलिस कर्मियों के होने के बावजूद आरोपी कैसे आसानी से वहां से फरार हो गए। दिल्ली सरकार ने ज्यादा फीस वसूलने के मामले में राजधानी के सैकड़ों निजी स्कूलों को एक बड़ा झटका दिया है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों को बढ़ा करके फीस वसूली के ब्याज के साथ अब लौटाने का आदेश दिया है और इस फैसले के बाद दिल्ली के 575 निजी स्कूलों को बढ़ाई हुई फीस अब वापस करनी होगी घर वालों को। लौटाए जाने वाली फीस पर स्कूल को 9% का ब्याज भी चुकाना होगा। सरकार ने स्कूलों को ये रकम 7 दिन के अंदर लौटाने का आदेश दिया है। दिल्ली के तमाम निजी स्कूलों ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का हवाला देते हुए जून 2016 से जनवरी 2018 तक बढ़ी हुई फीस वसूली थी। राज्य सरकार ने यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के फीस बढ़ाने के मामले पर बनाई गई एक कमेटी की रिपोर्ट पर लिया है, जिसमें 1169 स्कूलों के ऑडिट के बाद में 575 स्कूलों को बढ़ाकर वसूली गई फीस लौटाने की सिफारिश की गई थी। निजी स्कूलों को फीस लौटाने का आदेश जारी करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा, हम इन स्कूलों से सेटिंग कर सकते थे, जैसा राजनीति में होता आया। एक स्कूल को जितनी फीस वापस करनी थी, स्कूल खुशी से उसका कुछ प्रतिशत पार्टी फंड में जमा करा देते, लेकिन हम ये करने नहीं आए। हम इस बेईमान राजनीति को बदलने के लिए आए। अगर गलत काम करते तो अपनी आत्मा से रूबरू कैसे होते। मध्य प्रदेश में हरदा जिले के सिरालिया गांव के पास एक खुले मैदान में बीचों बीच बने एक गड्ढे में एक लड़की उतरने लगी। गांव वालों का दावा है कि यह गड्ढा उनके लिए पानी का एकमात्र जरिया है और इस गड्ढे से 2 बूंद पानी के लिए उन्हें 4 किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ता है। सिरालिया गांव इंदिरा सागर बांध के किनारे बसा है, लेकिन गांव वालों का आरोप है कि बांध के किनारे बसे होने के बाद भी उनके लिए पानी का बंदोबस्त नहीं किया गया। 2 किलोमीटर दूरी पे जाना पड़ता है और छोटे छोटे गड्ढे खोद करके उसमें से पानी निकालती हैं बहन बेटी। इलाके के लोग कई बार अपनी समस्या प्रशासन और राज्य सरकार को बता चुके हैं, लेकिन आरोप है कि किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। अधिकारी तो बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। जिस गड्ढे से इलाके के लोग पीने का पानी भरते हैं, वो धीरे धीरे दूषित हो रहा है। इसीलिए गाँव वालों को अब बीमारियों का भी डर सताने लगा है। सवाल यह है कि सरकार हर घर बिजली, हर घर पानी पहुंचाने का दावा तो करती है, लेकिन उसके दावे कई बार ऐसे गड्ढों में जाकर दम तोड़ देते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने चुनाव में कांग्रेस की हार का दावा किया है। अपनी विकास यात्रा के लिए धमतरी पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दावा किया कि अपने विकास विरोधी एजेंडे की वजह से कांग्रेस आने वाले और 15 साल सत्ता से बाहर रहेगी। 15 साल उन्होंने विकास का विरोध किया, इसलिए विपक्ष में बैठे हैं और आने वाले 15 साल में उनकी यही स्थिति होनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। फिल्म निर्माता निर्देशक सतीश कौशिक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिंदगी पर फिल्म बनाने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने मंत्री, सांसदों, विधायकों और राज्य सरकार को 14 अप्रैल से 5 मई तक चले ग्राम स्वराज अभियान को कामयाब बनाने के लिए धन्यवाद दिया।
दिल्ली में सीलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जनता की राय और आपत्तियां दर्ज किए बिना मास्टर प्लान 2021 में संशोधन करने की इजाजत देने से मना कर दिया। गंगा दशहरे के मौके पर हरिद्वार समेत देश की कई पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। आईपीएल के दूसरे एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स को 25 रन से हराकर कोलकाता नाइट राइडर्स दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में पहुंचने में कामयाब रही। केकेआर की जीत के बाद शाहरुख खान ने शौहर के बीच एक वीडियो मैसेज ट्वीट कर टीम के खिलाड़ियों को बधाई दी। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी से सड़क पर हाथापाई करने के आरोपी पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। राजस्थान के उदयपुर में ओपेरा गार्डन में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी जबरदस्त थी कि उसने देखते ही देखते पूरे गार्डन को अपने कब्जे में ले लिया। आग गार्डन में लगे हुए टेंट में लगी थी, जिसमें कुछ ही देर में भीषण रूप ले लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक गार्डन में लगा टेंट पूरी तरह से जल चुका था। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक आदमी एक बीमार बुजुर्ग महिला को हाथ से खींचने वाले ठेले पर अस्पताल लेकर आया। आरोपी की घंटों इंतजार के बाद भी महिला की मदद के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद उस महिला को एक ठेले पर लिटाकर अस्पताल ले जाया गया। काफी मशक्कत के बाद बीमार महिला को इलाके के अस्पताल तक पहुंचा दिया गया, लेकिन वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। लिहाजा इलाज न मिलने की वजह से बुजुर्ग महिला ने ठेले पर ही दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही के बारे में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने मामले की जांच कराने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। 108 के द्वारा सूचना देने पर सख्त से सख्त कार्रवाई इसकी एजेंसी को लिख दिया जाएगा करने के लिए। महिला की मौत के बाद पीड़ित परिवार उसके शव को ठेले पर ही वापस घर ले गया। सवाल ये है कि अस्पताल की लापरवाही कब बंद होगी। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि आखिर कब तक लोग इस भ्रष्ट सिस्टम के शिकार होते रहेंगे। हालांकि अस्पताल प्रशासन लोगों को सुविधा मुहैया कराने के दावे करता रहा, लेकिन अक्सर उनके दावे फेल होते रहे। केंद्र सरकार ने फ्लैट खरीदारों को एक बड़ी राहत देते हुए दिवालिया कानून यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में बदलाव को मंजूरी दे दी। इस बदलाव के बाद अब रियल एस्टेट कंपनियों के दिवालिया होने पर फ्लैट खरीदारों को भी उनकी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। नए अध्यादेश के तहत अगर कोई बिल्डर बैंक का कर्ज नहीं चुका पाता तो बैंक उसकी संपत्ति की नीलामी करके अपने कर्ज की भरपाई करेगा। बैंक को नीलामी में मिली रकम का कुछ हिस्सा उन फ्लैट खरीदारों को भी देना होगा जिनको अपने फ्लैट का कब्जा नहीं मिला है। मौजूदा कानून के तहत दिवालिया हो चुके बिल्डर की संपत्ति की नीलामी से मिलने वाली रकम बैंक या दूसरे कर्जदारों को मिलती है। नए अध्यादेश में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 2.5 लाख से भी ज्यादा निवेशकों को राहत मिलेगी जिनके फ्लैट अधूरे प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं। कैबिनेट के दिवालिया कानून में बदलाव के लिए बनाई गई इस कमेटी की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया है। ये कमेटी जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर और आम्रपाली जैसे बड़े बिल्डरों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायत के बाद बनाई गई थी और अब इस अध्यादेश के लागू कराने के लिए राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के पास वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर पहाड़ों में जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए ऊपर से पानी गिराने लगा। कटरा के आसपास जंगलों में लगी आग की वजह से वैष्णो देवी की यात्रा पर असर पड़ा। हालांकि जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। वैष्णो देवी मंदिर के करीब हिमकोटी इलाके में जंगल में अचानक आग लग गई जो तेजी से फैली। पहाड़ी इलाका होने की वजह से आग बुझाने में काफी मुश्किलें आई। फायर लगी है 2 दिन पहले से हमारी टीम, पुलिस की टीम और जो फायर टेंडर वाली टीम जो सारी लगी हुई है। आग के बढ़ते खतरे को देखते हुए वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया। ट्रेन टिकट्स हैं, सब कैंसिल है, नौकरी है, करेंगे दर्शन तो करके जाएंगे। करीब 20 घंटे की मशक्कत के बाद जंगलों में लगी आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद वैष्णो देवी मंदिर जाने का रास्ता खोल दिया गया। सवाल ये है कि प्रशासन के पास पहाड़ी इलाकों में इस तरह की अनहोनी से निपटने के लिए माकूल इंतजाम क्यों नहीं है, जिसके वक्त रहते ऐसे हादसों पर लगाम लगाई जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु के हिंसा प्रभावित इलाके तुट्टुकुडी जा सकते हैं। तुट्टुकुडी में वेदांता ग्रुप की कंपनी स्टारलाइट के प्लांट का विरोध हो रहा है, जिसको लेकर हुई हिंसा में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी वहां जाकर लोगों से बात करना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि राहुल गांधी के तुट्टुकुडी जाने पर 1 या 2 दिन में अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। हालांकि तुट्टुकुडी में जारी तनाव को देखते हुए फिलहाल उनके वहां जाने पाना संभव नहीं दिखाई दे रहा।
पीएम मोदी के विराट कोहली का फिटनेस चैलेंज कबूल करने पर विपक्ष ने तंज कसते हुए सवाल किया है। वो पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का चैलेंज कब कबूल करेंगे? तमिलनाडु के तुत्तुकुडी में हिंसा के विरोध में डीएमके के मुख्यमंत्री के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की है। और दिल्ली सरकार ने बच्चों के माता पिता से बढ़ाकर फीस वसूलने पर 575 निजी स्कूलों को फीस की रकम ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का फिटनेस चैलेंज स्वीकार करते हुए ट्विटर पर कसरत करने का एक वीडियो अपलोड किया। साथ ही साथ विराट कोहली ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिटनेस चैलेंज दे दिया। लेकिन इससे पहले विराट कोहली ने ट्विटर पर अपना एक मोबाइल वीडियो शेयर किया, जिसमें वो केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से मिले फिटनेस चैलेंज को पूरा करते नजर आए। Hello sir, I accept your challenge. So here's my favorite core workout. Okay, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. विराट कोहली ने इस वीडियो को शेयर करते हुए पीएम मोदी समेत 3 लोगों को फिटनेस चैलेंज दिया। कोहली ने लिखा, मैंने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का फिटनेस चैलेंज स्वीकार कर लिया है। अब मैं अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और महेंद्र सिंह धोनी भाई को चुनौती देना चाहूंगा। विराट कोहली की चुनौती का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, विराट तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, मैं जल्द ही अपने फिटनेस चैलेंज का वीडियो शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने फिटनेस पर जोर देने के लिए ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें वो कसरत करते हुए लोगों से फिट रहने की अपील करते नजर आए और फिटनेस को लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। आपके फिटनेस का मंत्र क्या है? एक वीडियो बनाइए, पिक्चर खींचिए और सोशल मीडिया पर डालिए ताकि पूरा देश प्रेरित हो जाए। राज्यवर्धन राठौड़ ने बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और अभिनेता ऋतिक रोशन को भी फिटनेस चैलेंज दिया, जिसके बाद साइना नेहवाल ने चुनौती स्वीकार करते हुए जिम में वजन उठाकर एक्सरसाइज करने का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। अभिनेता ऋतिक रोशन ने भी फिटनेस चैलेंज कबूल करते हुए मुंबई की सड़कों पर साइकिल चलाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। चैलेंज पूरा करने के बाद ऋतिक रोशन ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ को चुनौती दी। Ritik sir, I accept your challenge and here's a little basic fundamental move I do to keep myself functionally fit. बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने भी जिम में एक्सरसाइज करने का एक वीडियो ट्विटर पर अपलोड किया, जिसमें उन्होंने साइना नेहवाल से मिले फिटनेस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से भी एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए एक कुर्सी पर बैठकर कसरत करते हुए नजर आए। नमस्कार, मैं जब भी प्रधानमंत्री जी को देखता हूँ वो दिन रात बिना ब्रेक लिए देश के लिए काम करते रहते हैं। उससे प्रेरित होकर हम भी कोशिश करते हैं कि ऑफिस में कहीं भी रहे हम फिट रहें। इस दौरान उन्होंने लोगों को एक्सरसाइज पर कुछ जरूरी सलाह भी दी। हम कुछ पुशअप भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं करते हुए आराम से, ये आराम से 10, 12, 15 इतना आपको सुविधा है, आप कर सकते हैं। किरेन रिजिजू ने ये वीडियो केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा की चुनौती के बाद सोशल मीडिया पर डाला, जिसमें जयंत सिन्हा ने अपने दफ्तर में योग करते हुए लोगों से फिट रहने की अपील की थी। फिट होने के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। सोशल मीडिया पर हैशटैग हम फिट तो इंडिया फिट लगातार ट्रेंड कर रहा है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सवाल ये कि क्या ट्विटर पर चला फिटनेस ट्रेंड स्वस्थ भारत के सपने को कामयाब बनाने में मददगार साबित होगा? केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्विटर पर इस मुहिम की शुरुआत करके सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल का भी एक उदाहरण पेश किया है, क्योंकि एक तरफ तो वो विज्ञापन है जिन पर करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन फिर भी देश का बड़ा हिस्सा उस योजना से वाकिफ नहीं हो पाता। और इस तरह के माध्यम है जो लोगों को साथ लाने और उन्हें जागरूक करने में सफल साबित होते हैं। दिल्ली से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अमिताभ सिन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिर में 5 दिन के विदेश दौरे पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 29 मई से 2 जून तक विदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम सिंगापुर और इंडोनेशिया जाएंगे। 1 जून को वे सिंगापुर के चांगरी लॉन्ग में संबोधित भी करेंगे। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, आखिर किस मकसद से विदेश यात्रा है पीएम मोदी की?
देखिए, जो पूरे दुनिया भर के दौरे कर रहे हैं उसमें ये इलाकों का दौरा इंडोनेशिया में 2 दिन वो बिताएंगे, जहां म्यूचुअल जो भी ट्रेड से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर हर क्षेत्र में जो समझौते हैं उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही साथ वो 31 की रात को सिंगापुर रवाना हो जाएंगे, जहां 1 और 2 तारीख को वो शांग्रीला डायलॉग में हिस्सा लेंगे, जहां पे टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म के ऊपर तमाम रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे वहां पर चर्चा होगी। और 2 जून को प्रधानमंत्री वहां भाषण भी है शांग्रीला डायलॉग के मौके पर। तो ये कुल 4 दिनों का दौरा है। उसके बाद 6 और 7 को वो चाइना भी जाएंगे एससीओ समिट के लिए। तो अगले 15 दिन तो काफी प्रधानमंत्री के विदेश दौरे काफी भरे पड़े हैं। शुक्रिया अमिताभ।